व्यूअर्स, इन दिस वीडियो हम डिस्कस करने वाले हैं स्टेट लेजिस्लेचर के बारे में, स्टेट गवर्नमेंट के बारे में। तो सबसे पहले स्टेट गवर्नमेंट का जो बैकग्राउंड है उसे हम समझते हैं। सबसे पहला स्टेट के बारे में जो डिमांड था वो 1953 में आंध्र प्रदेश के डिमांड के साथ स्टार्ट होता है कि आंध्र प्रदेश को एक जस्ट अलग स्टेट चाहिए, राइट। तो श्री रामुलु पुट्टू जस्ट उन्होंने जस्ट अनशन स्टार्ट कर दिया कि स्टेट हमें लिंग्विस्टिक बेसिस पर अलग स्टेट चाहिए। तो उनकी देखा देखी फिर उनका डेथ भी हो जाता है बिकॉज ऑफ कि वो प्रदर्शन करते हैं एंड डिमांड में उनका जस्ट डेथ हो जाता है। तो ये जो डिमांड था वो और भी ज़्यादा आग पकड़ लेती है कि स्टेट का डिमांड तो लिंग्विस्टिक बेसिस पर चाहिए ही। तो एक स्टेट ने को मतलब जम्मू आंध्र प्रदेश को दे दिया जाता है। उसके देखा देखी और भी स्टेट की डिमांड आने लगती है। तो फिर क्या होता है कि स्टेट के लिए कमिटीज़ बिठाई जाती है। अभी हम उन्हीं कमिटीज़ के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन इसके अलावा भी और जो बैकग्राउंड है स्टेट के रिगार्डिंग दैट इज़ कि जो ब्रिटिश इंडिया था उस टाइम में स्टेट का डिवीज़न 4 टाइप से था, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी, जिसमें कि कुछ थे इस ब्रिटिश प्रोविजन के अंडर, कुछ पेंसिलरी स्टेट के अंदर थे एंड टोटल 565 या 562 टोटल प्रिंसिपल स्टेट को हमने यूनाइट करा था इंडिया में, जिसमें से 3 स्टेट जो थे दैट इज़ हैदराबाद, जूनागढ़ एंड जम्मू कश्मीर। इनके पास ये जस्ट इनकी जस्ट अपनी डिमांड थी, है ना। और स्टेट्स को लेकर जो प्रिंसिपल स्टेट थे उनको बोला गया था कि आप या तो इंडिया का पार्ट बनो या तो पाकिस्तान का पार्ट बनो या तो इंडिपेंडेंट हो जाओ। तो कश्मीर तो फिर हमारे साथ आ ही जाता है एंड फोर्सफुली हमने हैदराबाद को अपने साथ मर्ज कर लिया, जूनागढ़ को भी। तो टोटल जो थे 565 जस्ट टोटल प्रिंसिपल स्टेट थे, जिनमें से 562 को मनवा लिया जाता है और फिर बाद में इन तीनों को भी शामिल कर लिया जाता है, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करेंगे, ये थोड़ा बैकग्राउंड था स्टेट के रिगार्डिंग। अब हम स्टेट के कमीशन से स्टार्ट करेंगे और स्टेट के लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी फंक्शंस को जानने वाले हैं, जिसमें कि हम गवर्नर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, इनके फंक्शन को देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले को लेकर सबसे पहला जो कमेटी आती है दैट इज़ धर कमेटी, ठीक है। तो धर कमेटी 1948 में आती है, जिसके हेड थे एस के धर। और इन्होंने भाषाई आधार पर जो स्टेट का डिस्ट्रीब्यूशन मतलब स्टेट का रिऑर्गेनाइजेशन था उसको ये अपोज करती है। मतलब इस कमेटी ने कह दिया कि हमें भाषाई आधार पर नहीं बांटना वर्ड सही नहीं होगा, मतलब स्टेट का फॉर्मेशन नहीं करना हमें भाषाई आधार पर, ठीक है। तो हर कमेटी पहली स्टेट फॉर्मेशन या स्टेट के इस्टेब्लिशमेंट रीऑर्गेनाइजेशन को लेकर पहला कमेटी आती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट कि जब हम स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन पढ़ रहे हैं तो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन में आपको वो टेबल भी याद करना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि कौन सा स्टेट, सबसे पहले तो जैसे आंध्र प्रदेश का फॉर्मेशन होता है, उसके बाद फिर और सारे स्टेट्स भाषाई आधार पर बनते चले जाते हैं। तो किस स्टेट का फॉर्मेशन किस ईयर पर हुआ है, तो ईयर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। हालांकि मैं अभी ईयर्स कवर नहीं करवाऊंगी, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो आप कवर कर लेना, ठीक है। सो उसके बाद दूसरी कमेटी आती है जेबीपी कमेटी। जेबीपी कमेटी 1948 से 49। जे मीन्स जवाहरलाल नेहरू, वी मतलब वल्लभ भाई पटेल और पी मतलब पट्टाभी सीतारमैया, ठीक है। तो इन्होंने डिमांड करा कि जो हम फॉर्म करेंगे वो लिंग्विस्टिक बेसिस पर होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आता है फजल अली कमेटी 1953 स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन कमीशन को लेकर, जिसमें कि हेड होते हैं जस्टिस फजल अली और इसमें मेंबर थे के.एम. पन्नीकर, एच.एन. कुंजड़ू, ठीक है। और इसने डिमांड करा कि स्टेट जो होगा वो टोटल 14 स्टेट होगा और 6 यूनियन टेरिटरी के साथ हम स्टेट का रिऑर्गेनाइजेशन करेंगे। तो स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन कमीशन 1953, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, और इसी के आधार पर स्टेट का फॉर्मेशन होता है फजल अली कमेटी, ठीक है। तो फजल अली कमेटी खुद में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसी के रिकमेंडेशन के बाद स्टेट का फॉर्मेशन 14 स्टेट और 6 यूनियन टेरिटरी में पहला जो है वो अपील रखी जाती है इस कमीशन के थ्रू। उसके बाद एक कमीशन आता है शाह कमीशन। ये स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड नहीं है, 1966। इसके हेड थे एच.सी. शाह, जो कि पंजाब रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट को लेकर आए थे कि पंजाब और हरियाणा और हिमाचल प्रदेश को जस्ट अलग स्टेट का दर्जा दिया जाना चाहिए, ठीक है।
नाउ अब हम स्टेट के स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। अभी तक हमने स्टेट का फॉर्मेशन पहले कैसे था ब्रिटिश एरा में, है ना, ब्रिटिश इंडिया में कैसा था। फिर उसके लिए कमिटीज़ आई, कौन सबसे पहले इसके जस्ट प्रोटेस्ट में बाहर निकलते हैं, श्री रामलू, जिसके बारे में मैंने बता दिया। भाषाई आधार पर सबसे पहला आंध्र प्रदेश को रिकॉग्नाइजेशन मिलता है अलग स्टेट का। इसके बाद फिर बहुत सारी कमिटीज़ आती है, और अब हम जो देख रहे हैं कि फजल अली कमेटी के साथ स्टेट्स को 14 स्टेट और 6 स्टेट में डिवाइड कर दिया जाता है, मतलब फॉर्म कर दिया जाता है। फिर हम स्टेट के अब स्ट्रक्चर की बात करेंगे कि स्ट्रक्चर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। तो जस्ट जिस तरह से यूनियन गवर्नमेंट में एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशरी होती है ना, एक कानून बनाने की, एक लागू करवाने की, और एक यदि डिस्प्यूट हो जाए तो उस पर काम करने की बात करते हैं। उसी तरह से स्टेट में भी जो स्ट्रक्चर है गवर्नमेंट का वो उसी तरह से चलता है कि एग्जीक्यूटिव में जो होंगे वो हेडेड बाय गवर्नर किया जाएगा, ठीक है, जिसमें कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के साथ सीएम भी होंगे। लेजिस्लेटिव स्टेट में लेजिस्लेचर स्टेट की यदि हम बात करें तो इसमें लेजिस्लेटिव असेंबली तो होगी, मतलब विधान सभा के साथ विधान परिषद भी होगी, बट इन सम केस, है ना, सारे केसेस में विधान परिषद नहीं है। अभी हम जानने वाले हैं किसमें है किसमें नहीं है। और ये बहुत ही कंफ्यूजिंग वाला टॉपिक रहता है कि लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद है क्या। तो दिस इज़ अ वेरी ईजी वे, यदि आप एक बार समझ लो तो बहुत ही ईजी है। जिस तरह से यूनियन में लोकसभा होता है ना, उसी तरह से स्टेट में लेजिस्लेटिव असेंबली होता है। मतलब कि आप समझ सकते हो लोकसभा इज इक्वल टू लेजिस्लेटिव असेंबली। क्यों? क्योंकि ये दोनों ही पॉपुलर हाउसेज होता है। पॉपुलर हाउसेज मतलब यहाँ के जो मेंबर्स होते हैं वो डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल्स होते हैं, ठीक है। एंड यूनियन का जो राज्यसभा होता है वो जस्ट इक्वल टू स्टेट का लेजिस्लेटिव काउंसिल। क्यों? क्योंकि ये दोनों परमानेंट बॉडीज होती हैं, ठीक है, इन्हें डिसॉल्व नहीं किया जा सकता। और यहाँ ये जो मेंबर्स होते हैं ये इनडायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं, पार्टली नॉमिनेटेड भी होते हैं, ठीक है। तो दोनों, जिस तरह से स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल, उसी तरह से यूनियन में राज्यसभा। तो बस यही फंक्शन है, दोनों को रिलेट करके समझोगे तो समझ में आ जाएगा। उसके बाद है जुडिशरी। जुडिशरी का फंक्शन स्टेट में क्या होता है? जुडिशरी के लिए स्टेट में हाई कोर्ट होती है, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स होती है, यदि डिस्प्यूट हो जाए तो वो रिजॉल्व करने का काम करती है, ठीक है। नाउ हम एग्जीक्यूटिव से स्टार्ट करते हैं कि एग्जीक्यूटिव में पहला है गवर्नर। गवर्नर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, ठीक है। जिस तरह से प्रेसिडेंट यूनियन में होते हैं नॉमिनल हेड, उसी तरह से स्टेट में नॉमिनल हेड, मतलब कि प्रेसिडेंट का रिप्रेजेंटेशन स्टेट में गवर्नर होता है। इसलिए गवर्नर को अपॉइंट प्रेसिडेंट ही करते हैं 5 सालों के लिए, और एज द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट गवर्नर का टेन्योर होता है, जो कि आर्टिकल 156 इससे डील करता है, राइट। तो आर्टिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आर्टिकल्स जितने ज़्यादा आप रिविजन कर सकते हो, बोल कर, रिवाइज करके, सुन के आप करो, है ना। नाउ पावर्स की यदि हम बात कर ले तो एग्जीक्यूटिव पावर में गवर्नर का होता है कि गवर्नर सीएम को अपॉइंट करते हैं, अदर मिनिस्टर्स को सीएम के सजेशन पर अपॉइंट करते हैं, स्टेट एडवोकेट जनरल को अपॉइंट करते हैं, स्टेट पब्लिक कमीशन, सर्विस कमीशंस को अपॉइंट करते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर यूटी को भी अपॉइंट करते हैं। मतलब यूटी में जो होते हैं वो लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं, है ना, तो वहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर को भी वो अपॉइंट करते हैं। तो स्टेट में जो भी एग्जीक्यूटिव का काम है वो अपॉइंट करने का काम गवर्नर करते हैं एज द सजेशन बोल सकते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर या फिर सीएम के काउंसिल पर। तो नेक्स्ट है कि लेजिस्लेटिव पावर क्या होता है, तो ऑर्डिनेंस जारी कर सकता है। जिस तरह से प्रेसिडेंट 1, 2, 3 के तहत ऑर्डिनेंस जारी कर सकता है, कोई आदेश निकाल सकता है, उस तरह से गवर्नर 2, 1, 3 के तहत कर सकता है आर्टिकल, ठीक है। जुडिशरी पावर क्या होता है, तो जिस तरह से प्रेसिडेंट पार्डन का पावर होता है प्रेसिडेंट के पास, समाधान, उसी तरह से स्टेट जुडिशरी में गवर्नर पार्डन, रिप्राइव, कम्यूटेटिव कर सकते हैं। ये सब क्या होता है हमने कवर कर लिया है। आप मेरे प्रेसिडेंट के जस्ट लेक्चर में देख सकते हो कि प्रेसिडेंट के पावर में मैंने ये सारे पावर्स पार्डन वाले समझा दिए थे कंपेयर करके गवर्नर के साथ। नाउ नेक्स्ट डिस्क्रिमिनेटरी पावर। डिस्क्रिमिनेटरी पावर क्या होता है कि आर्टिकल 356
रिकमेंडिंग प्रेसिडेंट्स रूल, मतलब कि स्टेट में गवर्नर के पास जैसे प्रेसिडेंट के पास डिस्क्रिमिनेटरी पावर होता है, उस तरह से डिस्क्रिटरी पावर, उस तरह से गवर्नर के पास भी डिस्क्रिटरी पावर होता है कि प्रेसिडेंट के लिए यदि कोई ऐसा स्टेट में बिल लाया जा रहा है कि उसे गवर्नमेंट प्रेसिडेंट का रिकमेंडेशन के लिए रखा जाना चाहिए, तो उसे जो गवर्नर होते हैं वो संभाल के रखते हैं, या फिर स्टेट अच्छे से फंक्शन नहीं कर रही है, स्टेट का मैकेनिज्म अच्छे से नहीं चल रहा है, तो प्रेसिडेंट रूल के लिए भी जस्ट गवर्नर प्रेसिडेंट को कह सकते हैं, है ना। नाउ अब हम आ जाते हैं चीफ मिनिस्टर। तो चीफ मिनिस्टर जो होते हैं वो रियल हेड होते हैं स्टेट में, है ना। जिस तरह से यूनियन में रियल हेड होते हैं प्राइम मिनिस्टर, नॉमिनल हेड होता है प्रेसिडेंट, उसी तरह से नॉमिनल हेड स्टेट में होते हैं गवर्नर, एंड रियल एग्जीक्यूटिव होता है चीफ मिनिस्टर। अब चीफ मिनिस्टर काम ही करते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के साथ, तो कंपोजिशन में कैबिनेट मिनिस्टर होता है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट होता है, एंड डिप्यूटी मिनिस्टर्स होता है। ये किसके अंदर हम देख रहे हैं, तो चीफ मिनिस्टर अपने मिनिस्टर ऑफ काउंसिल के साथ काम करते हैं, ठीक है, एग्जीक्यूशन करते हैं। तो उसमें कौन कौन से मिनिस्टर्स आते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर जैसे कि हमने यूनियन में देखा था, सेम मिनिस्टर ऑफ स्टेट में मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स भी होते हैं एंड डिप्टी मिनिस्टर्स भी होते हैं। नाउ मैंने बताया था आपको कि सारे स्टेट में दोनों हाउसेस नहीं होता है ना। कुछ स्टेट हैं जिन मतलब अधिकतर जितने भी स्टेट हैं वो सारे यूनिकैमरल होता है। यूनिकैमरल मतलब जिसमें सिर्फ एक हाउस होता है, ठीक है। और कुछ स्टेट हैं जिनमें कि दो हाउसेस होता है, मतलब कि उनको बाइकैमरल बोला जाता है। तो जिस भी स्टेट में वन हाउस है, वन हाउस मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली, तो जितनी भी स्टेट में लेजिस्लेटिव असेंबली है मतलब जो इलेक्टेड बाय पीपल है, दैट इलेक्टेड बाय पीपल को के लिए, तो जो इलेक्टेड बाय पीपल होती है मतलब कि यूनिकैमरल लेजिस्लेचर, है ना, यूनिकैमरल एंड बाइकैमरल। एक बार फिर से हम समझते हैं। यूनिकैमरल मतलब वैसे स्टेट जिसमें सिर्फ एक ही जस्ट हाउस होता है, ठीक है। और बाइकैमरल मतलब वैसे स्टेट जिसमें दोनों हाउस होता है, विधान सभा भी एंड विधान परिषद भी। ये हिंदी नाम है ना, विधानसभा विधान परिषद। इसी के इंग्लिश नाम जो होता है वो लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल होता है। लेजिस्लेटिव काउंसिल मतलब कि विधान परिषद एंड लेजिस्लेटिव असेंबली मतलब विधान सभा, ठीक है। सभा मतलब डायरेक्टली इलेक्टेड बाय पीपल एंड परिषद मतलब इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय, इनडायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं, पार्टियली नॉमिनेटेड भी होते हैं, एंड कैन नॉट डिजॉल्व, इनको फुल्ली डिजॉल्व नहीं किया जा सकता क्योंकि ये परमानेंट हाउसेज होते हैं, ठीक है। तो सारे जो स्टेट है हमारे ऑलमोस्ट 28 स्टेट है, तो जिसमें से मोस्ट ऑफ द स्टेट के पास सिर्फ एक यूनिकैमरल हाउस है, दैट इज लेजिस्लेटिव असेंबली। बट 6 स्टेट ऐसे हैं हमारे जिनके पास बाइकैमरल हाउस है। बाइकैमरल मतलब दोनों सदन है। तो दोनों सदन वाले कौन से स्टेट है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। वो 6 स्टेट हैं। कौन कौन से हैं उनको याद करने का जस्ट एक शॉर्ट सा ट्रिक है, दैट इज ATM कुप, ATM KUP कुप। तो A से आंध्र प्रदेश, T से तेलंगाना, M से महाराष्ट्र, K से कर्नाटका, U से यूपी एंड B से बिहार। ये 6 स्टेट के पास दोनों है ना, मतलब कि लेजिस्लेटिव असेंबली भी है और लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है, इसलिए इसको बाइकैमरल लेजिस्लेचर बोला जाता है, ठीक है। बाइकैमरल मतलब दोनों हाउसेस हैं यहाँ पर। बाकी जितने भी स्टेट हैं वो सारे इवनली हमारा झारखंड भी जो है उसमें सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली ही है, काउंसिल नहीं है, ठीक है। तो काउंसिल बनाया जाता है कि थोड़ा बर्डन जो होता है, बड़े स्टेट होते हैं पॉपुलेशन वाइज तो उनके काम भी थोड़ा ज़्यादा होता है, तो दैट इज़ वाई कि काउंसिल बनाकर उनके कामों को डिस्ट्रीब्यूट करा जाता है थोड़ा। नाउ मूव्स टू नेक्स्ट वन इज, आई थिंक सो अब आपको क्लियर हो गया होगा बाइकैमरल, यूनिकैमरल, लेजिस्लेटिव काउंसिल, लेजिस्लेटिव असेंबली के बारे में। अब हम लेजिस्लेचर फंक्शन के बारे में देख लेते हैं। तो लेजिस्लेचर में यही हमने समझा अभी कि यूनिकैमरल और बाइकैमरल क्या होता है। यूनिकैमरल मतलब वन हाउस स्टेट, एक हाउस, जिस भी स्टेट में एक हाउस है सिर्फ वो लेजिस्लेटिव असेंबली कहलाएगी जो कि डायरेक्टली इलेक्टेड होती है। एंड बाइकैमरल हाउसेस, बाइकैमरल लेजिस्लेचर का मतलब होता है जिसमें दो हाउसेज होती है, ठीक है। उसको दो हाउसेस मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली भी होगी और लेजिस्लेटिव काउंसिल भी होगी। उस टोटल 6 स्टेट है जो कि मैंने अभी आपको यहाँ पर बता दिया ATM को, ठीक है, कौन कौन से स्टेट है।
नाउ लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि विधान सभा, ये फर्स्ट चैम्बर होता है, इसे पॉपुलर हाउस भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये इलेक्टेड बाय द पीपल होता है, राइट। तो कॉम्पोजिशन इसमें इसकी कॉम्पोजिशन क्या होती है? तो मेंबर्स आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल थ्रू जनरल इलेक्शंस। मैक्सिमम स्ट्रेंथ 500 होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैक्सिमम स्ट्रेंथ 500 होता है, मिनिमम स्ट्रेंथ 60 होती है, एक्सेप्ट इन स्मॉलर स्टेट लाइक गोवा, मिजोरम एंड सिक्किम। तो ये बेसिकली स्टेट के पॉपुलेशन पर भी डिपेंड करता है कि स्टेट का पॉपुलेशन कितना है। जितना बड़ा स्टेट उसका पॉपुलेशन, उसका रिप्रेजेंटेशन ज़्यादा होगा, मेंबर्स का रिप्रेजेंटेशन ज़्यादा होगा, और जितना छोटा स्टेट होगा वहाँ से मेंबर का जो रिप्रेजेंटेशन होगा लेजिस्लेटिव असेंबली में उतना ही कम होगा। इसलिए एक्सेप्ट लिखा गया है कि छोटे स्टेट्स जैसे कि कुछ स्मॉलर स्टेट जैसे कि गोवा का पॉपुलेशन कम है, मिजोरम और सिक्किम का पॉपुलेशन कम है, तो पॉपुलेशन कम होने के वजह से उनका जो रिप्रेजेंटेशन है लेजिस्लेटिव असेंबली में वो भी कम होता है। तो इंडिया में जस्ट ऐसा ही है, बट ये यदि हम कंपेयर करें अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन, अमेरिका से, नॉट कॉन्स्टिट्यूशन, अमेरिका से, तो अमेरिका में क्या होता है 50 स्टेट है वहाँ पर, तो 50 स्टेट में इक्वली हर स्टेट से 2 मेंबर्स चुन के जाएंगे ही जाएंगे असेंबलीज़ में, ऐसा फिक्स्ड होता है। बट हमारे इंडिया में ये क्या है कि जो भी स्टेट जिनकी पॉपुलेशन ज़्यादा है वहाँ से ज़्यादा मेंबर्स जाएंगे, और जिसकी पॉपुलेशन कम है वहाँ से कम जस्ट मेंबर्स जाएंगे असेंबलीज़ में। तो ये थोड़ा सा अंतर है इंडिया और अमेरिका के जस्ट असेंबलीज़ में। नाउ टेन्योर 5 साल ही होता है, ठीक है, जैसे लोकसभा में, राज्यसभा जैसे लोकसभा में होता है, उसी तरह से विधानसभा में भी 5 साल का ही टेन्योर होता है। नाउ अब हम लेजिस्लेटिव काउंसिल की बात कर लेते हैं। लेजिस्लेटिव काउंसिल मतलब विधान परिषद, जो कि मैंने बताया 6 राज्यों में है ना। इनडायरेक्टली इलेक्टेड होता है, पार्टली नॉमिनेटेड भी होता है, 1/3 ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। अब ये पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है कि लेजिस्लेटिव असेंबली में जितने भी मेंबर्स हैं उनका 1/3 ही हो सकता है लेजिस्लेटिव काउंसिल, है ना, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। मतलब टोटल मेंबर लेजिस्लेटिव असेंबली में जितने भी हैं उसमें से 1/3 ही लेजिस्लेटिव काउंसिल में हो सकते हैं। टेन्योर क्या होगा? तो ये परमानेंट बॉडी होती है, इसे डिसॉल्व नहीं किया जा सकता है, एंड 1/3 ऑफ मेंबर एवरी 2 ईयर्स में जस्ट रिटायर्ड होते हैं, ठीक है। तो 1/3 मेंबर टोटल मेंबर में से 1/3 मेंबर एवरी 2 ईयर्स में रिटायर होते हैं। नाउ कम टू जुडिशरी पावर। तो जुडिशरी पावर में स्टेट का जुडिशरी पावर क्या होता है? तो स्टेट के जुडिशरी पावर में सुप्रीम कोर्ट नहीं, हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट्स आते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आते हैं, है ना। सो आर्टिकल नंबर 2 to 6 के तहत हाई कोर्ट जुडिशरी पावर, यदि रिट का वायोलेशन हो, है ना, तो फंडामेंटल राइट्स का यदि वायोलेशन हो तो उसके तहत हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं 2 to 6 आर्टिकल के तहत। एंड ये तो मैंने आपको बताया ही था कि 32 के तहत हम सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं डायरेक्टली, है ना। तो ये जुडिशरी पावर क्या है? स्टेट के पास बेसिकली वो जुरिडिक्शन, तो दैट इज कम अंडर आर्टिकल 2 to 6, जो कि हाई कोर्ट से रिलेटेड है, सुप्रीम फंडामेंटल राइट का यदि आपका वायोलेशन हो तो। नाउ दिल्ली और पुडुचेरी जो होता है, आई एम रियली सॉरी कि मैं बहुत ज़्यादा हेजिटेट कर रही हूँ, मेरे थोड़े बैकलॉग्स बाकी हैं, तो मुझे थोड़ा जल्दी वीडियो को कवर करना है, दैट इज़ वाई कि मैं बहुत ही स्पीड में हूँ और मेरा थोड़ा सा रिदम आगे पीछे हो रहा है। तो मेरा जस्ट यहाँ पर बेसिकली मोटिव है कि मैं जो भी ये नॉलेज है ये आपके तक डिलीवर कर दूँ। तो थोड़ा लैंग्वेज में फंसने का और आगे पीछे होने का थोड़ा मुझे प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि मुझे बैकलॉग को अभी कंप्लीट करते हुए चलना है, दैट इज़ वाई थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। तो आई थिंक सो कि आप इस चीज़ को समझोगे एंड मेरी इन सारी चीज़ों पर ध्यान ना देते हुए जो मैं नॉलेज आपको डिलीवर कर रही हूँ आप उस पर फोकस करोगे। मुझे ये बोलना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि मैं अभी देख रही हूँ खुद में कि मैं बहुत ज़्यादा जस्ट हेजिटेट कर रही हूँ, या फिर थोड़ा मेरे दिमाग में बैक ऑफ द माइंड यही चल रहा है कि मुझे अभी अपना बैकलॉग को कंप्लीट करते हुए आगे बढ़ना है। तो ये मेरा वैसे कल का टारगेट था, बट थोड़ा आज हो गया, और आज का भी मेरा टारगेट है, तो दैट इज़ वाई मैं थोड़ा सा हेजिटेट कर रही हूँ। और सो ठीक है, अब आप समझ चुके होंगे कि थोड़ा मेरा इधर उधर हो रहा है बोलने में, तो आप उस चीज़ को कर लो, बाकी मैं मैनेज कर लो। बाकी मैं इस पर काम कर रही हूँ कि और एब्सोल्युटली कि डिलीवर करना है, तो मैं बहुत अच्छे तरह से आपको डिलीवर करूं कि आपको समझ में आए। और बेसिकली जो भी
सेमेस्टर्स के स्टूडेंट हैं उनको इन सारी चीज़ों से बहुत ही फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि आपके सेमेस्टर्स में आई थिंक फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर में ही ये आपके सिलेबस में रहता है। तो ऑब्वियसली है कि ये छोटी छोटी चीज़ें हैं बट बहुत इंपॉर्टेंट है। आप आगे जाके एंट्रेंस का एग्ज़ाम दोगे अपने जस्ट मास्टर्स के लिए, तो जस्ट मल्टीपल स्टेटमेंट्स, मैच द फॉलोइंग्स, ये सारे असर्शन रीजन के क्वेश्चंस, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस, मल्टीपल स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस, ये छोटे छोटे बेसिक चीज़ें हैं जो आपको काम आएंगी। तो दैट इज़ वाई कि आप एक एक बारीकी वाली चीज़ों को ध्यान रखते हुए आगे बढ़ो। बाकी चलो हम आगे बढ़ते हैं। तो नाउ नेक्स्ट है कि दिल्ली और पुडुचेरी में ओनली 2 यूटी हैव लेजिस्लेटिव असेंबली। तो ये एक इम्पॉर्टेंट वाली बात है कि 2 यूटी ऐसी है हमारे कंट्री में, दिल्ली और पुडुचेरी, जहाँ पर उनकी अपनी लेजिस्लेटिव असेंबली है ना। मतलब ये दोनों यूटीज़ हैं और इनकी अपनी लेजिस्लेटिव असेंबली है। नाउ लेजिस्लेटिव असेंबली जो होती है, लेजिस्लेटिव असेंबली ये रिप्रेजेंटेटिव्स होती है डायरेक्टली बाय द पीपल्स, है ना। ये तो हम समझ ही चुके हैं कि डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं बाय द पीपल्स बेस्ड ऑन यूनिवर्सल यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, मतलब 18 साल में एज देने वाला वोटिंग प्रोसेस के थ्रू हम देते हैं। जस्ट वही बात लिखी हुई है। मैक्सिमम स्ट्रेंथ 500 होता है, मिनिमम स्ट्रेंथ 60 होती है। सिक्किम में 32, मैंने बताया ना कि स्टेट वाइज डिफर करता है वहाँ से चुने जाने वाले मेंबर्स। तो यहाँ पर आप जैसे देख सकते हो कि सिक्किम से कितने मेंबर्स जाते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली में, तो 32। गोवा एंड मिजोरम से 40। ठीक है, तो स्टेट का पॉपुलेशन भी मैटर करता है कि कैसा आपका पॉपुलेशन है। तो उससे अकॉर्डिंग टू मिनिमम स्ट्रेंथ 60 का है, मैक्सिमम स्ट्रेंथ है 500 का। सिक्किम से 32 जाता है, गोवा एंड मिजोरम से 40। ठीक है, उसी तरह से लेजिस्लेटिव काउंसिल की यदि हम बात करें जो इनडायरेक्टली इलेक्टेड होता है, मैक्सिमम स्ट्रेंथ की बात करें तो 1/3 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ होती है ना, 1/3 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ। मिनिमम स्ट्रेंथ की बात करें तो 40। लेजिस्लेटिव काउंसिल की बात हो रही है, मिनिमम स्ट्रेंथ 40, इसमें 60 था, इसमें है 40। और मैक्सिमम की बात करें तो 1/3 ऑफ दिस टोटल स्ट्रेंथ। जम्मू कश्मीर में पहले, जब जम्मू कश्मीर लेजिस्लेटिव काउंसिल था जम्मू कश्मीर में, है ना, क्योंकि जम्मू कश्मीर अब एबॉलिश कर दिया गया है स्पेशल स्टेटस से। तो जम्मू कश्मीर का रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 के तहत जम्मू कश्मीर अब यूटी बन चुका है। दैट इज़ वाई कि अब वहाँ पर सिर्फ 1 हाउस है, लेजिस्लेटिव काउंसिल अब नहीं है। लेकिन जब था तो अब वहाँ पर 36 मेंबर थे, तो अब ये आपके लिए रेलिवेंट नहीं है। तो इसे हम जस्ट इग्नोर कर सकते हैं। नाउ यहाँ पर कुछ मैंने मेंबर्स क्वालिफिकेशन लिखा है कि लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए मेंबर का क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। पहला तो वो सिटीजन ऑफ इंडिया हो। लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर बनना है तो एज 25 होना चाहिए। रिप्रेजेंटेशन पीपल एक्ट 1951 के तहत आना चाहिए। मतलब ज़रूरी नहीं है कि अब जिस इसके अकॉर्डिंग टू मतलब जो भी रूल है उस अकॉर्डिंग टू आपको खड़ा होना होगा। एंटी डिफेक्शन लॉ में आप ना आओ, मतलब कि आपको घोषित ना किया गया हो कि आप एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत पार्टी का उल्लंघन करके एक पार्टी से दूसरे पार्टी किए गए हो, है ना। तो एंटी डिफेक्शन लॉ के अंदर आप नहीं आने चाहिए। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट आपके पास नहीं होना चाहिए। ये सारा चीज़ लेजिस्लेटिव काउंसिल पर भी लागू होता है। एक चीज़ जो अलग है यहाँ पर वो है एज, है ना, कि लेजिस्लेटिव काउंसिल का एज जो है उसके लिए 30 ईयर्स होना ज़रूरी है। जैसे कि असेंबली में 25 ईयर का होना ज़रूरी था, उसी तरह से काउंसिल में 30 ईयर्स का होना ज़रूरी है। और ये सेम है लोकसभा में भी 25 ईयर्स का होना और राज्यसभा में 30 ईयर्स का होना। ठीक है, बाकी प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर, इन सब के लिए 35 होता है। ठीक है, सो ये सब जो मेंबरशिप का क्वालिफिकेशन है ये दोनों हाउसेस पर अप्लाई होता है। ठीक है, नाउ अनचार्ज्ड डिसॉल्वेंट, मतलब कि आप विजय माल्या टाइप का ना हो, मतलब कि देश का सारा पैसा लूट कर दिवालिया हो जाओ, ऐसा वाला स्थिति नहीं होना चाहिए आपका। और अनसाउंड माइंड आपका नहीं होना चाहिए, मतलब कि माइंड आपका ठीक ठाक काम करना चाहिए, तो ही आप मेंबर बन सकते हो इन दोनों हाउसेस में से। ठीक है, नाउ मूव टू चीफ मिनिस्टर, क्योंकि स्टेट लेजिस्लेचर के बारे में हम पढ़ रहे हैं, तो स्टेट लेजिस्लेचर में गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का रोल आ जाता है। तो सबसे पहले हम चीफ मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को देखेंगे। तो इससे रिलेटेड कुछ आर्टिकल इंपॉर्टेंट वाले हैं। आर्टिकल 163 कहता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय सीएम टू एड एंड एडवाइस गवर्नर, मतलब कि गवर्नर को एडवाइस करेगा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और सीएम। ठीक है, सीएम के थ्रू काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और सीएम एडवाइस करेंगे
गवर्नर को। नाउ 164 ये बात करता है अपॉइंटमेंट ऑफ सीएम एंड मिनिस्टर्स का। कौन अपॉइंट करता है? तो ऑब्वियसली नॉट प्रेसिडेंट इन द स्टेट, इट इज़ डन बाय गवर्नर। ओके। नाउ 168 बात करता है कॉम्पोजिशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, जो कि हम देख ही चुके हैं कि 2 हाउस होगा, या 1 हाउस भी हो सकता है। तो 1 हाउस जहाँ पर होगा मतलब यूनिकैमरल, दैट इज लेजिस्लेटिव असेंबली, और 2 हाउस जहाँ पर होगा जिसे हम बाईकैमरल कहते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली प्लस लेजिस्लेटिव काउंसिल। ये आर्टिकल नंबर 168 में मेंशन है कि कॉम्पोजिशन स्टेट का कैसा होगा ये बताना। आर्टिकल 169 कहता है कि पार्लियामेंट के पास ये पावर होगी कि किस स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल की ज़रूरत है या किस स्टेट में नहीं है तो क्रिएट करे या तो एबॉलिश कर दे। ठीक है। इफ़ लेजिस्लेटिव असेंबली पासिस रेजोल्यूशन, यदि स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली पास कर देती है रेजोल्यूशन कि हमें चाहिए एक काउंसिल, लेजिस्लेटिव काउंसिल चाहिए, तो स्टेट असेंबली के रेजोल्यूशन पर पार्लियामेंट या तो बना भी सकती है या तो एबॉलिश भी कर सकती है। क्या? लेजिस्लेटिव काउंसिल का डिमांड। ठीक है। ये आर्टिकल 169 में है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वाली आर्टिकल है, इसको आप याद रखना। नाउ आर्टिकल 200। आर्टिकल 200 क्या होता है? आर्टिकल 200 में बात करी गई है गवर्नर्स एसेंट टू बिल, मतलब गवर्नर किसी बिल पर एसेंट दे सकता है, दैट इज कम अंडर आर्टिकल 200। पावर टू रिमूव बिल फॉर द प्रेसिडेंट, पावर टू रिजर्व बिल फॉर प्रेसिडेंट कंसिडरेशन। किसी पर गवर्नर चाहता है कि इस बिल को हमें रिजर्व करके रखने की ज़रूरत है प्रेसिडेंट के लिए, तो वो उसको भी रख सकता है या तो एसेंट भी अपना दे सकता है। 200 के तहत ये गवर्नर को पावर है। ठीक है। आर्टिकल 201 में कहा गया है कि प्रेसिडेंट पावर रिगार्डिंग बिल्स रिजर्व बाय गवर्नर। तो गवर्नर प्रेसिडेंट के लिए कुछ बिल्स को रिजर्व करके रख सकता है, जस्ट वही बात आती है। एंड 214 में हाई कोर्ट होगा स्टेट का अपना, उसके बारे में बताया गया है। एंड इंडिया में क्या है कि कुछ स्टेट के कॉमन हाई कोर्ट्स भी होते हैं। ठीक है। सारे स्टेट 28 है तो 28 के 8 हाई कोर्ट नहीं होते हैं, कुछ के कॉमन हाई कोर्ट भी हैं। आर्टिकल 280 बात करते हैं फाइनेंस कमीशन के बारे में। फाइनेंस कमीशन का मेरे एक वीडियो है जो कि मैंने एग्जाम के अपने सेमेस्टर एग्जाम के दौरान बनाया था, तो आप उस वीडियो को देख सकते हो, बहुत इंफॉर्मेटिव है। नाउ आर्टिकल 243 से लेकर 243A से लेकर 243O, वैसे ए लिखी नहीं है बट हम मान लेते हैं कि आर्टिकल 243 से लेकर 243O तक पंचायत के बारे में कहा गया है, स्टेट में पंचायत का रोल क्या होगा। एंड 243P से लेकर जाजी तक म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की बात करी गई है। आर्टिकल 263 भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो कि स्टेट और इंटर स्टेट काउंसिल की बात करता है। ठीक है। इंटर स्टेट काउंसिल एस्टेब्लिशमेंट की बात करता है। तो दिस वीडियो इज टोटली डिवोटेड टू दी स्टेट लेजिस्लेचर, स्टेट असेंबलीज, 1 हाउस क्या होता है, 2 हाउस क्या होता है ना। 1 हाउस का कंसेप्ट क्या है, 2 हाउस का कंसेप्ट क्या है, यूनिकैमरल क्या होता है, बाई कैमरल क्या होता है, एंड गवर्नर का रोल क्यों है स्टेट में इंपॉर्टेंट, गवर्नर एसेंट किस आर्टिकल के तहत किसी भी बिल्स पर एसेंट दे सकता है, यदि इसे लगता है कि किसी को रिजर्व करके रखने की ज़रूरत है तो किस आर्टिकल के तहत रख सकता है। तो स्टेट से रिलेटेड स्टेट का रिकॉग्नाइजेशन किस किस कमेटी ने करा, बहुत सारी चीज़ों को कवर कर लिया। बस आपको याद रखना है इन सारी चीज़ों को। एंड यदि आप एक पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट हो और मेरे इस वीडियो को देख रहे हो तो जितने भी दिखने वाले मेरे ब्रदर और सिस्टर हैं, मैं बहुत ही पोलाइटली और काइंडली इस बात को कहना चाहती हूँ कि बहुत ही प्यार से, बहुत ही अच्छे से आप अपने साइड के प्रिपरेशन को करो। चाहे आप ग्रेजुएशन में पढ़ रहे हो, सेमेस्टर का पढ़ाई कर रहे हो, एंट्रेंस का एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, देखो दिन बहुत ही कम पड़ जाएंगे यदि आप पढ़ने को चलोगे तो। एंड आप लिटरली लास्ट टाइम में ये सोचोगे कि थोड़ा और टाइम मिल जाता तो थोड़ा और पढ़ लेते। सो प्लीज़ जहाँ भी जिस भी स्टेज में आप हो अपने स्टडीज़ को लेकर बहुत सीरियस रहो, क्योंकि स्टडी ही है वो बेस जो आपको अपने लाइफ में बहुत ऊंचाई तक ले जाएगी। ऐसा कहना मैं अपने लेवल से कह रही हूँ, तो आप जस्ट ये समझ सकते हो कि जस्ट पढ़ाई और उसके बाद जॉब और उसके बाद अपना जस्ट करियर का ग्रोथ, तो कितने सारे जस्ट एक स्टूडेंट के ऊपर में चीज़ें होती हैं, प्रेशर होता है, बर्डन होता है, तो सब कुछ को मैनेज करते हुए चलना इट इज़ नॉट ईजी। कभी कभी तो मुझे भी रोना आ जाता है लिटरली वाला। तो बस अपने स्टडीज़ को बहुत अच्छे से करते चलो। एंड या ऑल द बेस्ट एंड बाय।